हेलो डॉक्टर्स, ये मेरे यानी डॉक्टर समीन मंसूरी के डिफरेंशियल मटीरिया मेडिका का पहला वीडियो है। इस वीडियो में मैंने 3 मेडिसिन्स लाइकोपोडियम, प्लैटिना और वेराट्रम एल्बम की पर्सनालिटीज़ को माइंड रूब्रिक्स के द्वारा पहले कंपेयर किया है और फिर उनके कॉन्ट्रास्टिंग सिम्टम्स के ज़रिए इन तीनों को डिफ्रेंशिएट किया है। इसलिए ये वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला, वो रूब्रिक्स जिनमें ये तीनों मेडिसिन्स कॉमन हैं या फिर सबसे ज़्यादा मार्क्स में दी गई हैं, और दूसरा, इन तीनों मेडिसिन्स को डिफ्रेंशिएट करने वाले रूब्रिक्स। ये तीनों मेडिसिन्स बहुत सारे रूब्रिक्स में कॉमन हैं, लेकिन मैं कुछ सिलेक्टेड रूब्रिक्स के ज़रिए इनकी सिमिलैरिटीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। ये वो रूब्रिक्स हैं जिनमें 50 या उससे कम मेडिसिन्स हैं, या फिर वो रूब्रिक्स हैं जिसमें ये तीनों मेडिसिन्स सबसे ज़्यादा मार्क्स में दी गई हैं। याद रखिए, इन तीनों पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन्स में और भी बहुत सारे सिम्टम्स मौजूद हैं, लेकिन मैंने इस वीडियो में स्पेसिफिकली इन तीनों के डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करने वाले रूब्रिक्स पर ही फोकस किया है। इन मेडिसिन्स के माइंड को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है: अचीवर, एटीट्यूड, इंटरपर्सनल रिलेशंस और कंसर्न्स। अचीवर, लाइको, प्लैटिना और वेराट्रमैल्ब, ये तीनों मेडिसिन्स इन रूब्रिक्स में कॉमन है। एम्बिशन इंक्रीज्ड मीन्स एम्प्लॉयड एवरी पॉसिबल। इस रूब्रिक के अनुसार ये तीनों मेडिसिन्स अपने मकसद को हासिल करने के लिए साम दाम दंड भेद मतलब हर मुमकिन तरीका अपना सकते हैं। पावर, लव ऑफ। पावर एक इंसान को कंट्रोल करने की अथॉरिटी प्रोवाइड करता है, और ये तीनों मेडिसिन्स जानते हैं कि पावर मिलने पर वो अपनी मन मर्जी के अनुसार जो चाहे वो कर सकते हैं। इसलिए ये तीनों पेशेंट्स पावर से प्यार करते हैं। डिसीटफुल, स्लाई। अपने मकसद को पाने के लिए ये तीनों पेशेंट्स धोखा, छल, कपट जैसी नीच हरकतें भी कर सकते हैं। डिसीटफुल स्लाई इस रूब्रिक को मैंने लैकेसिस के जरिए अपने नटवरलाल वाले पर्सनालिटी स्टडी वीडियो में एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। गैम्बलिंग, पैशन फॉर। इन तीनों पेशेंट्स को जुआ खेलने का इतना शौक होता है कि वो चाहकर भी अपनी इस लत को कंट्रोल नहीं कर सकते। दवा लेते समय भी ये पेशेंट्स अक्सर यही कहते हैं कि डॉक्टर, इस बार मैंने सोचा चलो आपसे दवा लेकर देखता हूँ, ठीक हो गया तो अच्छा है। फ्लैटरिंग, सिड्यूसिंग बिहेवियर इन चिल्ड्रन। ये तीनों मरीज झूठी तारीफ करने में माहिर होते हैं, इसलिए ये फ्लैटरी के जरिए सामने वाले व्यक्ति को सिड्यूस करते हैं, यानी गलत काम करने के लिए राजी कर लेते हैं। इस रूब्रिक में चिल्ड्रन का मतलब है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कम उम्र या कम एक्सपीरियंस होने के कारण अपने आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता है और इसलिए दूसरों पर डिपेंडेंट है। प्रिकॉसिटी। ये बच्चे अपनी उम्र से बड़ी बातें करते हैं और एक्सपेक्टेड एज से पहले ही मैच्योर हो जाते हैं। कॉन्सोलेशन, एग्रवेट्स। इन तीनों मेडिसिन्स को अपना मकसद अचीव करना होता है। अगर ऐसे में असफलता प्राप्त होने पर कोई भी इन्हें कंसोल करे तो ये बहुत अपसेट हो जाते हैं। अब अचीवर के कॉन्टेक्स्ट में इन तीनों मेडिसिन्स के डिफरेंसेस को समझते हैं। लाइकोपोडियम की बात करें तो पहला रूब्रिक है चीयरफुल व्हेन इट थंडर्स एंड लाइटन्स। लाइको पेशेंट चैलेंजिंग और लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इस रूब्रिक को मैंने अपने कार्सिनोसिन वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्ट्रॉन्ग। अपने मकसद को हासिल करने के लिए जो भी काम करना होता है उसे लाइको पेशेंट बहुत जिम्मेदारी से पूरा करता है, क्योंकि ऐसा करने पर ही उसे कामयाबी मिलेगी। फिशिंग, एप्टीट्यूड फॉर। फिशिंग शब्द के 2 मीनिंग्स हैं। पहला, झींगा डालकर मच्छी खींचना, यानी छोटे फायदे का लालच देकर खुद के लिए बड़ा फायदा हासिल करना। और दूसरा, अपने मकसद को हासिल करने के लिए सीधे तरीके की जगह घुमा फिराकर बात करना या इनडायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करना। एप्टीट्यूड का मतलब है ऐसी खूबी जो आप में पहले ही से मौजूद हो, यानी ये एबिलिटी आपने किसी से सीखी नहीं है,
बल्कि ये आपका अपना इनहेरेंट यानी पैदाइशी गुण है। इसलिए लाइको पेशेंट अपने इस इनबॉर्न क्वालिटी के कारण फिशिंग द्वारा अपना एम्बिशन हासिल कर लेता है। ऑप्टिमिज्म। लाइको पेशेंट आपदा में अवसर ढूंढता है, मतलब उसके मुताबिक हर एडवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है। इसलिए वो यही सोचता है कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। हिपोक्रेसी। लाइको एक पाखंडी इंसान होता है जो दूसरों के सामने खुद को एक आदर्श व्यक्ति की तरह प्रेजेंट करने के लिए अच्छी बातें करता है और लोगों को वही बातें फॉलो करने की एडवाइस भी देता है, जबकि असल में वो खुद उन बातों को ना मानता है और ना ही उन पर अमल करता है। मतलब ये पेशेंट भेड़ की खाल में भेड़िया होता है। हिपोक्रेसी इस रूब्रिक को मैंने अपने फॉस्फरस वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी इंटेंशंस आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू स्पीच। लाइको पेशेंट अपनी असली फीलिंग्स और मकसद को छुपाने के लिए यह तरीका अपनाता है, जिसमें जो वो बोलता है वो उस काम को करता नहीं है और जो काम वो करता है उसके बारे में वो किसी को कुछ बोलता नहीं है। परसिवियरेंस। फेलियर्स के बावजूद लाइको पेशेंट आसानी से हार नहीं मानता है। इसलिए जब तक उसका एम्बिशन पूरा नहीं हो जाता है तब तक पेशेंट कोशिश करते रहता है। अब प्लैटिना के अचीवर वाले रूब्रिक्स को समझते हैं। डिल्यूजन्स, इमेजिनेशंस, बीइंग एट वॉर। प्लैटिना पेशेंट अपनी लाइफ के एम्बिशन को एक जंग या युद्ध की तरह समझता है, जिसमें उसे हर दिन अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस से लड़ना पड़ता है। डिल्यूजन्स, इमेजिनेशंस, ही इज स्ट्रॉन्ग। प्लैटिना पेशेंट को हमेशा ये लगता है कि उसे नुकसान पहुंचाना इतना आसान नहीं है क्योंकि वो शक्तिशाली है। डिल्यूजन्स, इमेजिनेशंस, ही इज टॉल। प्लैटिना पेशेंट खुद को ऊंचा इंसान समझता है और इसलिए उसे लगता है कि वो अपने हाई एम्बिशंस को अचीव कर सकता है। डिल्यूजन्स, इमेजिनेशंस एज टू ग्रेटनेस ऑफ बॉडी पार्ट्स। मेंटली ही नहीं, प्लैटिना पेशेंट खुद को फिजिकली भी ग्रेट समझता है। उसे ये लगता है कि उसके शरीर में हालात और बीमारी से लड़ने की स्पेशल पावर्स है और इसलिए उसके अनुसार उसकी ज्यादातर हेल्थ प्रॉब्लम्स अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। डिल्यूजन्स, थिंग्स अपीयर स्मॉलर। खुद को ग्रेट और स्ट्रॉन्ग फील करने के कारण प्लैटिना पेशेंट को उसकी प्रॉब्लम्स बहुत छोटी और मामूली नजर आती हैं। ये सारे डिल्यूजन्स प्लैटिना पेशेंट को उसका एम्बिशन अचीव करने के लिए एनकरेज और मोटिवेट करते हैं। अब वेराटरमैल्व के अचीवर वाले रूब्रिक्स को समझते हैं। हाई स्पिरिटेड। वेराटरमैल्व पेशेंट अपने आप को मोटिवेटेड रखता है और अनफेवरेबल सिचुएशंस में भी अपना जोश यानी उत्साह कभी कम नहीं होने देता है। वो डरने की बजाय अपना हौसला बुलंद रखकर प्रॉब्लम को सक्सेसफुली ओवरकम करता है और अपना मकसद हासिल कर लेता है। उसका यही माइंडसेट होता है कि डर के आगे जीत है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मुझे कोविड हुआ था, लेकिन मैं खुद को यही बोलता रहा कि डोंट वरी, मैं इस प्रॉब्लम से जरूर बाहर निकल आऊंगा। इतना ही नहीं, मैं दूसरों को भी यही कहता था कि वो भी ठीक हो जाएंगे। टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। अगर इस बीमारी की जगह कैंसर भी होता ना, तब भी मैं नहीं डरता। लायर नेवर स्पीक्स द ट्रुथ, डज नॉट नो व्हाट शी इज सेइंग। वेराटरमैल्व पेशेंट अपने झूठ बोलने की आदत के कारण खुद के द्वारा कही हुई हर बात को सच मानने लगता है और इसलिए उसे पता भी नहीं होता है कि वो असल में जो कह रहा है वो सत्य नहीं बल्कि असत्य है। वेराटरमैल्व अपनी इसी हैबिचुअल लायर होने की आदत के जरिए भी सक्सेस अचीव करता है। डिल्यूजन्स दैट ही इज इन कम्युनिकेशन विथ गॉड। वेराटरमैल्व पेशेंट दूसरों को यह जताता है कि वो सबसे टॉप पोजीशन वाले व्यक्ति के संपर्क में है और इसलिए लोगों को उसकी बात माननी चाहिए। इस रूब्रिक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने अपने एक अलग वेराटरम एल्बम वाले वीडियो में प्रोवाइड किया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। इंसाइटिंग अदर्स। वेराटरमैल्व पेशेंट अपना काम करवाने के लिए लोगों को उकसाता है ताकि वो उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लें। पेशेंट लोगों को भड़काने में माहिर होता है
और इस गलत तरीके से भी अपना एम्बिशन फुलफिल करता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला आप एमडी डॉक्टर होंगे, लेकिन अगर आप सचमुच में एक काबिल डॉक्टर हैं तो मुझे ऐसी दवा दीजिए जिससे मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। फिर देखिएगा, ऐसा करने के बाद अगर मैंने आपके अलावा किसी और डॉक्टर से दवाई लिया तो मेरा नाम बदल देना। यहाँ पेशेंट डॉक्टर को प्रोवोक कर रहा है कि वो उसे जल्द से जल्द ठीक करने वाली दवा प्रिस्क्राइब करें। इसलिए इस वर्जन में इंसाइटिंग अदर्स के अलावा कैरीड डिजायर्स टू बी फास्ट भी शामिल है और इन दोनों रूब्रिक्स में वेराटरमैल्ब कॉमन है। तो वेराटरमैल्ब पेशेंट अपने डिल्यूजन और इन बिहेवियरल क्वालिटीज के जरिए कामयाबी हासिल करता है। एटीट्यूड। अपने एम्बिशन को अचीव करने के बाद लाइको, प्लैटिना और वेराटरमैल्ब इन तीनों मेडिसिन के एटीट्यूड्स में कौन से रूब्रिक्स कॉमन हैं उसे स्टडी करते हैं। ईगोटिज्म, सेल्फ एस्टीम। ये तीनों पेशेंट्स बात करते समय हमेशा आई, मी और माई जैसे वर्ड्स पर एम्फेसिस देते हुए खुद को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। बीबीसीआर रेपर्टरी में प्राउड, एरोगेंट, सेल्फ एस्टीम, हॉटी, एयर्स इस रूब्रिक में सिर्फ लाइको, प्लैटिना और वेराटरमैल्ब 5 यानी मैक्सिमम मार्क्स में दी गई हैं। इंपॉर्टेंस फील्स हिज पॉम्पस। ये तीनों पेशेंट्स अपनी इंपॉर्टेंस दर्शाने वाली बातें करते हैं। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला डॉक्टर मैं मौजूद था इसलिए उस क्लर्क ने फाइल पर साइन कर दिया, वरना मेरे दोस्त को ऐसे ही सरकारी ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते। यहां पेशेंट आई, मी और माई से ज्यादा खुद के द्वारा किए गए काम और भाव दिए जाने को एम्फेसाइज करता है। डिल्यूजन्स, इमेजिनेशंस इज अ ग्रेट पर्सन। इन तीनों पेशेंट्स को खुद के ग्रेट होने की भी गलतफहमी होती है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला डॉक्टर मेरे आसपास मौजूद कोई भी शॉप्स क्रेडिट कार्ड्स एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, लगता है यहां सिर्फ मुझे ही क्रेडिट कार्ड यूज करना आता है। एक्सक्लूसिव टू। एक्सक्लूसिव मतलब कोई ऐसी बात या बिहेवियरल क्वालिटी जो सिर्फ एक इंसान में या सिर्फ एक स्पेसिफिक ग्रुप के लोगों में ही देखी जा सकती है। तो ये पेशेंट्स अपने ईगो और डिल्यूजन्स के कारण खुद को दूसरों से अलग समझते हैं। एग्जाम्पल, पेशेंट बोली डॉक्टर मैं अपने पड़ोसियों से दूसरों की लाइफ के बारे में डिस्कस नहीं करती हूँ, अच्छे परिवार की औरतें ऐसी गपशप और बेकार बातों में टाइम वेस्ट नहीं करती हैं। बोस्टर, ब्रैगट। इन तीनों मेडिसिन को अपने अचीवमेंट्स का शो ऑफ करना भी बहुत अच्छा लगता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला डॉक्टर पता है मैं तो पिछले 1 महीने में 5 फॉरेन डेस्टिनेशंस घूमकर आया हूं। ग्रीड, क्यूपिडिटी इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। ये तीनों पेशेंट्स बहुत लालची होते हैं और इन्हें खाने पीने में जितना भी मिले वो कम ही लगता है। अब इन तीनों मेडिसिन के एटीट्यूड्स को लेकर डिफरेंसेस समझते हैं। लाइकोपोडियम के एटीट्यूड की बात करें तो पहला रूब्रिक है मर्थ, हिलैरिटी, लाइवलीनेस, आफ्टरनून। इस रूब्रिक में आफ्टरनून का मतलब है टॉप मोस्ट पोजीशन हासिल करने के बाद का समय। आफ्टरनून इस शब्द को मैंने अपने नक्सवामिका वाले वीडियो फियर ऑफ फॉलिंग आफ्टरनून में एक्सप्लेन किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। तो इस रूब्रिक के मुताबिक कामयाबी की चोटी पर पहुंचने के बाद लाइको पेशेंट बहुत ज्यादा खुश और लाइवली हो जाता है, जैसे मानो वो किसी पार्टी को एंजॉय कर रहा है। डिक्टेटोरियल, टॉकिंग विद एन एयर ऑफ कमांड। लाइको पेशेंट लोगों से ऐसे बात करता है मानो वो बॉस है और बाकी लोग उसके गुलाम। टिमिडिटी अबाउट अपियरिंग इन पब्लिक टू टॉक बट केपेबल ऑफ टॉकिंग। ये रूब्रिक लाइको पेशेंट का एक बिल्कुल अलग एस्पेक्ट दर्शाता है। लाइको पेशेंट यूजुअली एक इंसान से यानी 1-to-1 बेसिस पर बात करते समय कमांडिंग टोन में बात करता है, लेकिन जब इसी पेशेंट को एक साथ बहुत सारे लोगों का सामना करना पड़ता है तब उसमें बात करने की हिम्मत नहीं होती। इसके बावजूद अगर एक बार पेशेंट अपने इस नर्वसनेस को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है तो फिर वो कॉन्फिडेंटली बात कर सकता है। यानी पेशेंट में पब्लिक के सामने बात करने की काबिलियत होती है, लेकिन उसे लोगों को फेस करने में प्रॉब्लम्स आती हैं।
डॉक्टर केंट ने अपने लेक्चर्स में लिखा है कि अगर लाइको पेशेंट कोई लॉयर या मिनिस्टर है तो उसे पब्लिक के सामने जाने पर ऐसा लगता है कि वो अपने टास्क को पूरा नहीं कर पाएगा, जबकि पेशेंट यही काम सालों से करता चला आया है और उसे ये काम करना अच्छी तरह से आता भी है। फ्लैटर्ड डिजायर्स टू बी, गिव्स एवरीथिंग व्हेन फ्लैटर्ड। लाइको पेशेंट को दूसरों से अपनी झूठी तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है, यानी ये पेशेंट फ्लैटर करता है और खुद भी फ्लैटर किया जाना पसंद करता है। जब लाइको पेशेंट की कोई झूठी तारीफ करता है तब पेशेंट उस इंसान की बात बहुत जल्दी मान लेता है। एग्जाम्पल, बच्चे की मम्मी ने कहा, डॉक्टर, जब भी हमें इसे किसी बात के लिए राजी करना होता है तब हम इसकी तारीफ करते हैं कि बेटा तुम तो दुनिया के सबसे बहादुर लड़के हो, तुम तो फिल्मी हीरो से भी ज्यादा हैंडसम हो। ऐसा बोलते ही ये हमारी बात तुरंत मान लेता है। वीपिंग टीयरफुल मूड व्हेन थैंक्ड। फ्लैटरी की तरह ही जब कोई इंसान लाइको पेशेंट की मदद या उसके द्वारा किए गए काम के लिए उसे सिंसियरली अप्रिशिएट करते हुए उसे धन्यवाद कहता है तब पेशेंट भावुक हो जाता है और रो पड़ता है। वीपिंग का मतलब सिर्फ आंसू बहाना या रोना ही नहीं बल्कि इमोशनली पिघल जाना या सॉफ्ट होना भी दर्शाता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, उस दिन मेरा कलीग मेरी उधारी चुकाने आया था। पैसे लौटाते समय उसने मुझे मिठाई का डिब्बा दिया और मुझे याद दिलाया कि कैसे मैंने मुश्किल वक्त में उसकी मदद की, जिसके कारण अब उसके छोटे भाई को अच्छी जॉब मिल गई। जब उसने ये कहा कि वो मेरा एहसान कभी नहीं भूल सकता तब मुझे रोना आ गया। तो इन रूब्रिक्स से हमें यह पता चलता है कि लाइको पेशेंट को अप्रिसिएशन बहुत पसंद होता है, फिर चाहे वो तारीफ जेन्युइन हो या इनसिंसियर। ऐसा इसलिए है क्योंकि इससे पेशेंट का ईगो बूस्ट होता है। अब प्लैटिना के एटीट्यूड को समझते हैं। डिल्यूजन्स सेल्फ सीम लार्ज एंड पीपल सीम मेंटली एंड फिजिकली इंफीरियर ऑन एंटरिंग द हाउस आफ्टर वॉकिंग। आफ्टर वॉकिंग इस टर्म का मतलब है चलने के बाद। चलने के लिए इंसान को अपने दोनों पैरों की जरूरत होती है। बिना पैरों के इंसान अपने आप यानी अपने बलबूते पर चल नहीं सकता और उसे किसी दूसरे व्यक्ति, व्हीलचेयर या बैसाखी का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए जब प्लैटिना पेशेंट अपने बलबूते पर लाइफ में कुछ सिग्निफिकेंट अचीव करता है और आगे बढ़ता है तब उसे अपने और घर में मौजूद दूसरे लोगों के बारे में गलतफहमी महसूस होने लगती है। यहाँ हाउस मतलब कोई भी ऐसी जगह जहाँ अलग अलग लोग एक साथ मिलकर कोई पर्टिकुलर काम को पूरा करते हैं। एग्जाम्पल, बच्चे की मम्मी बोली, डॉक्टर, जब से मेरे बेटे ने साइकिल रेस जीता है तब से इसके तेवर ही बदल गए हैं। अपनी क्लास में जाते ही ये बाकी स्टूडेंट्स को बोलने लगा, मेरे जैसा विनर तुम लूजर्स के बीच में कैसे बैठ सकता है। Delusions, everything in room is diminished while she is tall and elevated. इस रूब्रिक में प्लैटिना पेशेंट खुद को बहुत ऊंचा और हाई पोजीशन वाला व्यक्ति समझता है और उसे अपने कमरे में अपने अलावा हर लिविंग और नॉन लिविंग एंटिटी बहुत ही ज्यादा छोटे आकार वाली नजर आने लगती है। Delusions, humility and lowness of others while he is great. प्लैटिना पेशेंट को यह लगने लगता है कि वो खुद महान है लेकिन बाकी लोग छोटे और मामूली हैं। इसलिए पेशेंट अपने हाई स्टेटस के कारण ऐसे लोगों के लेवल तक जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, वो तो झोपड़पट्टी के बच्चे हैं लेकिन मैं तो एक अच्छे परिवार से हूं और इंग्लिश स्कूल में जाता हूं। अगर मैं भी उनके जैसी घटिया हरकतें करने लगा तो फिर उन थर्ड क्लास लोगों में और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा। तो प्लैटिना के ईगो में खुद को ऊंचा और अपने अलावा बाकी सभी को नीचा समझने वाले डिल्यूजन्स देखने को मिलते हैं। अब वेराट्रम एल्बम के एटीट्यूड को रूब्रिक्स के जरिए समझते हैं। डिल्यूजन्स थिंक्स हिमसेल्फ डिस्टिंग्विश्ड, स्क्वांडर्स मनी, प्राउड ऑफ हिज पोजीशन। अपने अचीवमेंट्स के कारण वेराट्रम एल्ब पेशेंट खुद को दूसरों से अलग महसूस करता है और फिजूल खर्ची के द्वारा खुद के ओहदे पर गर्व करता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, मेरे मोहल्ले में किसी को मेरा नाम पूछिए, वो आपको मेरे घर तक लाकर छोड़ेगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं कितना फेमस हूं। ऊपर से आई एम द बेस्ट, तो
तो इसलिए महंगे और ब्रांडेड कपड़े खरीदना तो बनता है ना। डिल्यूजन्स, ही इज अ पर्सन ऑफ रैंक। वेराटरमैल्ब पेशेंट अपनी पोजीशन को सोसाइटी यानी समाज में लोगों द्वारा दी गई रिस्पेक्ट के बेसिस पर आंकता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मेरे मोहल्ले में सब जानते हैं कि मैं एक ईमानदार आदमी हूं। मैं 1 रुपए की भी रिश्वत नहीं लेता हूं। उल्टा मैं लोगों की मदद करता हूं। इसीलिए तो लोग मुझे मेरे नाम से नहीं बल्कि बड़े भाई साहब कहकर मुझे इज्जत देते हैं। डिल्यूजन्स, ही इज अ मैसेंजर फ्रॉम गॉड। वेराटरमैल्ब अपने रिलीजियस बिहेवियर को एक्सप्रेस करते हुए दूसरों को यह भी जताने की कोशिश करता है कि वो परमात्मा द्वारा भेजे गए संदेश से पहुंचा रहा है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मुझे तो स्वयं भगवान ने कहा है कि मैं आप सब लोगों को बता दूं कि ये दुनिया डूबने वाली है। तो वेराटरमैल्ब पेशेंट को अपने ईगो की वजह से ऐसी गलतफहमियां होने लगती हैं। अब इंटरपर्सनल रिलेशंस की बात करें तो लाइको, प्लैटिना और वेराटरमैल्ब, इन तीनों मेडिसिन में ये रूब्रिक्स कॉमन हैं। इंडिफरेंस एपैथी टू एक्सटर्नल थिंग्स। इन तीनों पेशेंट्स का ध्यान सिर्फ खुद पर होता है, यानी वो खुद को ही सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। वो यही सोचते हैं कि किसी और के साथ जो भी हो रहा है उससे उनका कोई वास्ता नहीं है, और अगर है भी तो वो अपने बारे में पहले सोचेंगे और दूसरों के बारे में बाद में। सेल्फिशनेस, ईगोइज्म। ये तीनों पेशेंट्स बहुत खुदगर्ज यानी स्वार्थी होते हैं। ये सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं और दूसरों की फीलिंग्स की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं। estranged from her family and children dislikes her own। अपने एटीट्यूड और एरोगेंस के कारण ये तीनों पेशेंट्स अपने परिवार से दूर हो जाते हैं। यहां तक कि उन्हें अपने खुद के बच्चे भी अच्छे नहीं लगते। मतलब जिन फैमिली रिलेशंस में प्यार और अपनापन होना चाहिए, वहां पेशेंट्स का अहंकार नाराजगी और मनमुटाव का कारण बन जाता है। एडल्ट्रेस। अपने लाइफ पार्टनर से नाखुश होने पर इन तीनों पेशेंट्स का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी शुरू हो जाता है। कंटेम्पचुअस, हार्ड फॉर सबॉर्डिनेट्स एंड अग्रीएबल और प्लेजेंट टू सुपीरियर्स और पीपल ही हैज टू फियर। ये तीनों पेशेंट्स अपनी दादागिरी और शो ऑफ सिर्फ उन्हीं लोगों के सामने करते हैं जो हैसियत और पावर में उनसे कम हैं। इसलिए पेशेंट्स ऐसे लोगों को इंसल्ट करते हैं और उन्हें परेशान भी करते हैं। ये पेशेंट्स सिर्फ खुद से कमजोर लोगों पर ही सख्त हो सकते हैं, लेकिन खुद से ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति को देखकर ये पेशेंट्स समझ जाते हैं कि ऐसे इंसान के सामने इनकी मनमानी नहीं चलने वाली है। इसी तरह जब इन तीनों पेशेंट्स को किसी व्यक्ति से डर या खतरा महसूस होता है, तब वो ऐसे लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। अब लाइको पेशेंट के इंटरपर्सनल रिलेशंस वाले की रूब्रिक्स को समझते हैं। मैरिज एवर्जन टू आइडिया ऑफ मैरिज सीम्ड अनएंड्योरेबल। लाइको पेशेंट को शादी के ख्याल से भी चिढ़ होती है, क्योंकि वो ये जानता है कि ये रिलेशनशिप एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है। अनरिलायबल इन हिज प्रोमिसेस। लाइको पेशेंट वादे करता है लेकिन उन्हें कभी पूरा नहीं करता। एग्जाम्पल, स्मोकिंग से होने वाले नुकसान के बारे में सुनकर पेशेंट बोला, डॉक्टर मैं आपसे वादा करता हूं कि आज नहीं बल्कि अभी से मैं सिगरेट पीना छोड़ रहा हूं। लेकिन अगले दिन आपको यही पेशेंट फिर से स्मोकिंग करते हुए नजर आएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी एवर्जन टू। लाइको पेशेंट को वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज पसंद होती हैं जिनके जरिए वो अपना मकसद हासिल कर सकता है। इसलिए ये रूब्रिक दर्शाता है कि लाइको पेशेंट को शादी और उससे जुड़ी पारिवारिक जिम्मेदारियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। हाउसकीपिंग अनेबल टू इन विमेन। शादी न करने की एक और वजह यह भी होती है कि लाइको फीमेल्स से रोज होने वाले रूटीन घरेलू काम भी बिल्कुल नहीं हो पाते हैं। डिल्यूजन्स, वन वुड डाई फ्रॉम वीकनेस। फाइनली लाइको पेशेंट को यह लगता है कि जो भी काम वो न चाहते हुए कर रहा है, उसके कारण यदि उसे थकान और कमजोरी महसूस हुई तो वो इसी वजह से मर जाएगा। इस रूब्रिक को मैंने लाइको पर बने एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। प्लैटिना के इंटरपर्सनल रिलेशंस की बात करें तो उसके इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स ये हैं।
डिल्यूजन्स डज नॉट बिलोंग टू हर ओन फैमिली। अपने ईगो और एरोगेंस के कारण प्लैटिना पेशेंट को ये लगता है कि वो अपने परिवार का हिस्सा नहीं है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मैं इतना इंटेलिजेंट और मेरे परिवार वाले ऐसे डफर, लगता है जरूर मैं हॉस्पिटल में जन्म के समय एक्सचेंज हो गया होगा, तभी तो मैं इनके जैसा नहीं हूं। डिल्यूजन्स एवरीवन इज एन एनिमी। जो भी प्लैटिना पेशेंट की बात नहीं मानता या फिर उसके डिल्यूजन्स के कारण डेवलप हुए एटीट्यूड को क्रिटिसाइज करता है, उसे पेशेंट अपना दुश्मन समझता है। पेशेंट को यही लगता है कि सब लोग उसकी कामयाबी से जलते हैं और इसीलिए पेशेंट को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। कंटेम्पचुअस टू दोज वेनरेटेड बिफोर एंड कंटेम्पचुअस कास्ट्स पीपल ऑफ इन पैरोक्सिज्म्स अगेंस्ट हर विल। जिन लोगों को प्लैटिना पेशेंट पहले रिस्पेक्ट करता था, उन्हीं लोगों के प्रति पेशेंट का बर्ताव अपनी सफलता के मिलने पर बदल जाता है। खुद को ग्रेट और टॉल समझने वाला पेशेंट अब लोगों की खुलेआम और बेझिझक होकर बेइज्जती करता है। कभी कभी तो पेशेंट ऐसा बिहेव नहीं करना चाहता है, लेकिन इसके बावजूद उसे ऐसा सडन अटैक आता है जिसके कारण वो दुर्व्यवहार करने से खुद को रोक नहीं पाता है। किल डिजायर टू बिलवड वंस हस्बैंड। प्लैटिना पेशेंट को अक्सर अपनी जान से प्यारे लोगों का कत्ल करने के विचार भी आते हैं। ये एक पत्नी हो सकती है जो अपने पति से बहुत प्यार करती है, लेकिन इसके बावजूद कभी कभी उसके मन में अपने हस्बैंड को मार डालने की अर्ज महसूस होती है। अब वेरेट्रम एल्बम के इंटरपर्सनल रिलेशंस को समझते हैं। अब्यूजिव, इंसल्टिंग, कॉलिंग नेम्स एंड स्कोल्डिंग इफ इरिटेटेड। चिढ़ जाने पर वेरेट्रम एल्ब पेशेंट गालियां देता है, चीखता चिल्लाता है और दूसरों को डिसरिस्पेक्टफुल नामों से बुलाता है। ऐसे पेशेंट्स अपने लाइफ पार्टनर को बच्चों के सामने ही बेझिझक होकर बेइज्जत करते हैं या फिर उनसे दुर्व्यवहार करते हैं। नॉइस इनक्लाइंड टू मेक अ। वेरेट्रम एल्ब पेशेंट शोर मचाता है ताकि वो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचकर अपने रुके हुए काम को पूरा कर सके या फिर दूसरों को एम्बैरेस कर सके। एग्जाम्पल, पेशेंट की वाइफ बोली, डॉक्टर जब भी पति को कोई चीज़ चाहिए होती है तब वो मुझे डायरेक्टली बोलने की बजाय बेडरूम के कबर्ड में से चीज़ें ढूंढते समय उन्हें ज़ोर से पटकना शुरू कर देते हैं। वो शोर सुनकर मुझे तुरंत किचन से दौड़ते हुए आकर पूछना पड़ता है कि आखिर क्या चाहिए, तो बोलते हैं क्या करूं, बिना शोर मचाए तुम सुनती कहाँ हो। रेवरेंस, लैक ऑफ। वेरेट्रम एल्ब पेशेंट दूसरों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता। एग्जाम्पल, केस टेकिंग के दौरान पेशेंट के मोबाइल पर कॉल आया, लेकिन पेशेंट डॉक्टर का लिहाज न करते हुए फोन पर 15 मिनट तक फिजूल की बातों में टाइम वेस्ट करता रहा। सेंसोरियस, क्रिटिकल, डिस्पोज्ड टू फाइंड फॉल्ट और इज साइलेंट। खुद को अ पर्सन ऑफ रैंक समझने के कारण वेरेट्रम एल्ब पेशेंट हर चीज में दोष निकालना शुरू कर देता है, लेकिन जब उसे रियलाइज होता है कि उसके सामने वाला व्यक्ति उससे ज्यादा स्ट्रांग या पावरफुल है, तब पेशेंट बिल्कुल चुप हो जाता है। एस्केप अटेम्प्ट्स टू, वांट्स टू गेट आउट ऑफ द हाउस। फाइनली अपनी फैमिली से एस्ट्रेंज्ड होने के कारण वेरेट्रम एल्ब पेशेंट को यह लगता है जैसे वो खुद के घर में नहीं बल्कि कहीं और है, इसलिए वो अपना घर या मकान छोड़कर भागने की कोशिश भी करता है। फाइनली कंसर्न्स की बात करें तो लाइको, प्लैटिना और वेरेट्रम एल्ब के कॉमन रूब्रिक्स ये हैं। सोशल पोजीशन कंसर्न्ड अबाउट। इन तीनों पेशेंट्स को इस बात की हमेशा फिक्र लगी रहती है कि कहीं लोगों के बीच उनकी इमेज खराब ना हो जाए। वो सोसाइटी में अपनी एक अच्छी इमेज बनाना चाहते हैं और उसे बरकरार रखना चाहते हैं। प्रेजुडिसेस ट्रेडिशनल। अपनी सोशल पोजीशन को कायम रखने के लिए ये तीनों पेशेंट्स अपने परिवार में चली आ रही परंपरा के अनुसार ही काम करते हैं। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर हमारे यहाँ शादी से पहले लड़का लड़की की मुलाकात नहीं करवाई जाती है। शादी तय करते समय मेरे दादा ने मेरी दादी को नहीं देखा, ना मेरे पिता ने मेरी माँ को और ना मैंने अपनी बीवी को, इसलिए मैंने भी अपने बेटे की शादी उसकी होने वाली बीवी से उसकी मुलाकात करवाए बिना ही तय कर दी है। लिबर्टनिज्म। इन तीनों पेशेंट्स को पूरी आज़ादी अच्छी लगती है,
ताकि ये अपनी मन मर्जी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी जी सके, लेकिन इसके बावजूद ये अपनी सोशल इमेज खराब नहीं होने देना चाहते। अफेक्टेशन इन वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस। लोगों के सामने ये तीनों पेशेंट्स अपने शब्दों और दिखावे वाले बर्ताव के जरिए अपनी असली नेगेटिव फीलिंग्स जैसे कि डर, एंजाइटी, नर्वसनेस या गरीबी को छिपाते हैं। मतलब ये पेशेंट्स अपनी किसी भी कमजोरी, कमी या नाकामी को दुनिया के सामने जाहिर नहीं होने देना चाहते हैं और इसलिए खुद को निडर, बहादुर, ताकतवर या कॉन्फिडेंट दिखाते हैं। लेकिन उनका ये ढोंग थोड़े समय के लिए ही रहता है, क्योंकि स्कैरी सिचुएशन के आते ही उनका डर सबको नजर आ जाता है। एग्जाम्पल, अपने कॉलर को ऊपर चढ़ाकर पेशेंट अपने वॉलेट में मौजूद पे दिखाते हुए बोला, डॉक्टर ये देखिए मेरे पास इतने पैसे हैं, आप अपनी फीस से दुगना पैसा ले लीजिए लेकिन मुझे अच्छी दवा दीजिए। जब डॉक्टर ने कहा ठीक है आप मुझे दुगने पैसे दे दीजिए, तब पेशेंट बोला, अरे नहीं नहीं डॉक्टर, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। मतलब पेशेंट ये पैसे का दिखावा सिर्फ डॉक्टर पर रौब जमाने के लिए कर रहा था। असल में दुगनी फीस देने की बात आई तो पेशेंट डर गया। प्रेइंग। जब इन तीनों पेशेंट्स को लगता है कि उनके घमंडी बर्ताव के बावजूद वो अनफेवरेबल सिचुएशन या बाकी लोगों से जीत नहीं पा रहे हैं, तब ये पेशेंट्स हाथ जोड़कर प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। अब लाइको के कंसर्न्स की बात करें तो इसके इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स ये हैं। फियर ऑफ ब्रेकिंग डाउन अंडर स्ट्रेस। लाइको पेशेंट को यही डर लगता है कि वो अपनी लाइफ के स्ट्रेसफुल सिचुएशन से जूझ नहीं पाएगा और उसकी कमजोरी उसकी मौत का कारण बन जाएगी। फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल। पहले वाले रूब्रिक की तरह ही लाइको पेशेंट को यह डर लगता है कि चीजें उसके कंट्रोल से बाहर चली जाएंगी। जैसा मैंने बताया था कि पावर लव ऑफ के कारण लाइको पेशेंट पावर हासिल करने पर हर हाल में सारा कंट्रोल अपने ही हाथ में रखना चाहता है। फियर ऑफ बीइंग अनेबल टू रीच हिज डेस्टिनेशन। लाइको का डेस्टिनेशन है उसका एम्बिशन, इसलिए बीमार पड़ने पर लाइको पेशेंट को यह डर लगता है कि कहीं वो अपनी मंजिल तक पहुंचने में असफल ना हो जाए। हैंडल थिंग्स के नॉट एनीमोर, overwhelmed by stress, does not want to be responsible for everything. जब लाइको पेशेंट स्ट्रेस के कारण ओवरबर्डन्ड हो जाता है तब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज त्याग देता है, क्योंकि वो हर बुरे इवेंट की जिम्मेदारी खुद पर नहीं लेना चाहता है। फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स एंड फियर ऑफ अंडरटेकिंग अ न्यू एंटरप्राइज। अजनबी लोग हों या कोई नया काम, लाइको पेशेंट इन दोनों सिचुएशंस से इसलिए डरता है क्योंकि उसे इन दोनों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। स्ट्रेंज होने के कारण पेशेंट कोई लॉजिकल कोरिलेशन एस्टैब्लिश नहीं कर पाता है और न्यू होने के कारण पेशेंट को उस व्यक्ति या चीज से फेमिलराइज होने में समय लगता है। अब प्लैटिना पेशेंट को इन बातों की चिंता रहती है। फियर ऑफ डेथ ड्यूरिंग एमेनोरिया। अपनी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी यानी मेंसेस को न एक्सप्रेस कर पाने पर प्लैटिना पेशेंट को यह डर लगता है कि वो मर जाएगी। इस रूब्रिक को मैंने प्लैटिना के एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। फियर दैट हस्बैंड वुड नॉट रिटर्न एंड दैट समथिंग वुड हैपन टू हिम। प्लैटिना पेशेंट पोजेसिव होती है और इसलिए इन लॉज या दोस्तों से मुलाकात करने पर पेशेंट को यही डर लगता है कि उसका पति उसके पास वापस लौट कर नहीं आएगा या फिर उसके हस्बैंड के साथ कुछ बुरा हो जाएगा। रिलीजियस अफेक्शंस, विशेस टू लिव, डिजायर्स टू डू पेनेंस इन ऑर्डर टू मिटिगेट हर इटर्नल पनिशमेंट इन सैडनेस। बीमार होने पर जब प्लैटिना पेशेंट को ये लगता है कि उसने अपने ईगो के कारण लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया है, तब इस दुख भरे पछतावे के समय पेशेंट परमात्मा की शरण लेती है। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए और खुद को सजा से बचाने के लिए पेशेंट तपस्या भी करती है। डिल्यूजन्स, इमेजिनेशंस, कॉलिंग फॉर हेल्प। प्लैटिना पेशेंट अपने बलबूते पर खुद को प्रॉब्लम से बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन जब पेशेंट का ईगो जवाब दे जाता है तब उसे लगता है कि दूसरे व्यक्ति या वस्तु द्वारा मिलने वाले इफेक्टिव असिस्टेंस के बिना उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। बेगिंग,
एंट्रीटिंग। जब अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस प्लैटिना पेशेंट को ओवरपावर करते हैं तब पेशेंट का ईगो पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है। ऐसे में पेशेंट भीख मांग कर दूसरों से मदद या एहसान करने की अपील करती है। फाइनली वेराटर-मैल्बम के कंसर्न्स से जुड़े रूब्रिक्स ये हैं। फियर टू लूज हिज लुक्रेटिव जॉब। वेराटर-मैल्ब पेशेंट के लिए उसका प्रॉफिटेबल जॉब भी उसकी सोशल इमेज मेंटेन करने के लिए जरूरी है, इसलिए पेशेंट को ऐसे जॉब से निकाले जाने का डर लगा रहता है। इनकंसोलेबल ओवर फैंसीड मिसफॉर्च्यून। पहले दिए गए रूब्रिक के कारण पेशेंट फ्यूचर में होने वाले अनफॉर्चुनेट इवेंट्स को देखकर उस अनफेवरेबल घटना के होने से पहले ही दुखी हो जाता है। जब लोग पेशेंट को दिलासा देकर समझाते हैं कि ऐसा कोई इवेंट अभी तक नहीं हुआ है और इसलिए पेशेंट को टेंशन नहीं लेना चाहिए, तब भी पेशेंट का ये मन घड़त दुख कम नहीं होता है। डिल्यूजन्स ही हैज़ अ कैंसर। वेराटर-मैल्ब पेशेंट को ये गलतफहमी होती है कि उसे ऐसी बीमारी हो गई है जो इनिशियल स्टेजेस में आसानी से डिटेक्ट नहीं होती है और जब तक पता लगता है तब तक वो बीमारी इनक्योरेबल स्टेट में पहुंच जाती है और इस बीमारी से पीड़ित मरीज की बड़ी दर्दनाक तरीके से मौत होती है। डिस्पेयर ऑफ सोशल पोजीशन थिंक्स ही डिजर्व्स बेटर। सोशल पोजीशन अफेक्ट होने पर वेराटर-मैल्ब पेशेंट बहुत निराश हो जाता है। उसे ये लगता है कि अगर एक बार इज्जत मिट्टी में मिल गई तो फिर वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। अपनी सोशल इमेज खराब होने पर पेशेंट को ये लगता है कि लोगों को उसे इल ट्रीट करने की बजाय उसके पास्ट के अचीवमेंट्स को याद रखकर उसे पहले से भी ज्यादा इज्जत देना चाहिए। मतलब अब तो उसे और भी ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए। फीसिस स्वॉलोज हिज ओन। जब वेराटर-मैल्ब पेशेंट को रियलाइज होता है कि उसके अब्यूजिव और इंसल्टिंग बिहेवियर के कारण लोग उसका विरोध कर रहे हैं, तब वो अपने मुंह से निकली हर गंदी बात और अपशब्द को वापस लेकर अपने बर्ताव के लिए सॉरी बोलता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर आप लोग तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए पेशेंट को कोई भी टेस्ट या दवा लिख कर दे देते हो। इस पर जब डॉक्टर ने पेशेंट का इलाज करने से मना कर दिया तब पेशेंट बोला, डॉक्टर साहब मुझे माफ कर दीजिए, बुरा तो मैं हूं जिसने आपका अपमान किया, मैं अपने सारे अल्फाज वापस लेता हूं, प्लीज मुझे दवा दे दीजिए। इंसैनिटी, ब्लैक इंसैनिटी विथ डिस्पेयर एंड वेयरीनेस ऑफ लाइफ फ्रॉम फियर ऑफ मॉर्टिफिकेशन और ऑफ लॉस ऑफ पोजीशन। वेराटर-मैल्ब पेशेंट के लिए उसकी पोजीशन और सोशल इमेज इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि उस रुतबे को खो जाने के डर से पेशेंट अपना मानसिक संतुलन तक खो बैठता है। उसके लिए समाज में इज्जत खोने का मतलब है इतनी बुरी तरह जलील होना जिसे सहने से बेहतर है कि पेशेंट मर जाए। वो इस डर के कारण जीवन से पूरी तरह हताश और निराश हो जाता है और पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। कैरीड डिजायर्स टू बी फास्ट। पेशेंट यही चाहता है कि डॉक्टर या दवा उसकी बीमारी को जल्द से जल्द ठीक कर दे। तो मुझे उम्मीद है कि इन माइंड रूब्रिक्स के बेसिस पर आपको लाइकोपोडियम, प्लैटिना और वेराटर-मैल्बम इन तीनों मेडिसिन के कॉमन और अनकॉमन बिहेवियर्स समझ आए हैं। इसी तरह एक मेडिसिन को बाकी दो दवाइयों से डिफ्रेंशिएट करने के लिए ही मैंने हर मेडिसिन के सिर्फ उन्हीं रूब्रिक्स को मेंशन किया है जिसमें बाकी दो दवाइयाँ मौजूद नहीं हैं। इन तीनों मेडिसिन पर मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियोस बनाए हैं, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप उन्हें भी जरूर रेफर करें। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो या होम्योपैथी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो या आप फीडबैक देना चाहें तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।